कि आप भी सीटेट में ज्यामिति को टफ कंसीडर करते हैं, आप भी सोचते हैं कि ज्योमेट्री के जो कोणों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ज्यामितीय आकृतियों के संबंध स्थापित करने वाले होते हैं, थ्योरम होती हैं और सममित रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, इनको आप भी टफ कंसीडर करते हैं और आप इनको स्किप कर देते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। हम यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे और ये प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन लिए हुए होंगे, बशर्ते यहाँ पर जितने भी पैटर्न अभी तक सीटेट पूछता आया उन सभी पैटर्न के क्वेश्चन को हमने एक सिंगल इस मिनी मैराथन में रखा है, जहां पर ज्यामिति से रिलेटेड आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि यहां पर ज्यामितीय आकृतियां दी हैं, आप भी समझते होंगे कि चाहे वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, चतुर्भुज में आपको वर्ग पढ़ना होता है, आयत पढ़ना होता है, सम चतुर्भुज पढ़ना होता है, समांतर चतुर्भुज पढ़ना होता है। तो इस तरह की जो आकृतियां होती हैं उनमें जो उनकी गुण होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन लगते हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल है। तो देखिए अगर कोई यहां पर पहला ऑप्शन दे रहा है भुजाओं, यहां पर पहला ऑप्शन है देखिए, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई का एक आयत है। एक आयत की बात कर रहे हैं और वो आयत कैसा है जिसकी जो लंबाई है वो 4 है और जो चौड़ाई है वो कितनी है 3 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी आकृति क्या है, भुजाओं 3 इकाई वाला वर्ग, एक वर्ग की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं जिसकी एक भुजा कितनी है 3 है, यानी चारों भुजाएं 3 3 होंगी। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 9 यूनिट आ जाएगा, 9 इकाई आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा सी ऑप्शन है त्रिज्या 2 इकाई वाला वृत्त। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात कर लें तो वृत्त की बात हो रही है जिसकी जो आर है वो 2 इकाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी वर्ग का पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर स्क्वायर आर 2 दिया हुआ था तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 22 को 88 88/7 तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 पॉइंट समथिंग आएगा यहां पर, ठीक है। और चौथा जो है ऑप्शन 3 इकाई और 4 इकाई का कर्ण को छोड़कर वाला एक समकोण त्रिभुज। तो एक यहां पर समकोण त्रिभुज की बात हो रही जिसमें लंब अगर हम 4 मान के चलें, आधार 3 मान के चलें और ये कर्ण के बारे में मतलब ये भुजा नहीं दी है, ऑब्वियसली 5 होगी। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 3 गुणे 4। तो इसका कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6 इकाई। अब आप देखिए इन चारों ऑप्शन में जो क्षेत्रफल हमने निकाले, पहले का 12, दूसरे का 9 और तीसरे का 12 पॉइंट समथिंग है और चौथे का 6 है, यानी सबसे अधिकतम जो होगा वो किसका होगा जाके इस सर्कल वाले का होगा जाकर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था जिससे हमने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। बहुत ही हम कह सकते हैं बच्चा क्वेश्चन है एकदम से, लेकिन सीटेट लगभग अपने एग्जाम में इसको हर पेपर में इसको पूछता है। क्या कह रहा है 3 और 2/3 समकोणों में, तो 3 तो पूरे और 2/3 समकोणों में किसकी डिग्रियों की संख्या। तो आपको पता है एक समकोण में डिग्री कितना होता है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27 270 डिग्री प्लस 2/3 समकोण यानी 90 का 2/3, 2/3 90 का कितना होगा 60 डिग्री होगा, कितना होगा 60 डिग्री होगा। और 270 इधर था तो 270 और 60 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 13 330 डिग्री। तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है 2.5 यानी 2 से 1/2 में डिग्रियों की संख्या कितनी, समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह से 3 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो 3 समकोण का मतलब हो जाएगा 9 3 27 270 डिग्री और 2/3 का मतलब किसी समकोण का 2/3 कितना होता है 90 का 2/3 कितना होता है 60, तो 60 इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 330 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन आकृतियों के युग में सममित रेखाओं की संख्याएं समान होंगी। देखिए सममित रेखाओं की बात यहां पर हो रही है, देखिए सममित रेखाओं की बात यहां पर हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्री लाइंस होता क्या है। सममित रेखाओं से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप प्रीवियस पेपर कोई भी उठा के देख लीजिए, सिमेट्री लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं
किन आकृतियों के युग में सममित रेखाओं की संख्या समान होती है? पहले तो आपको बता दें कि सममित रेखाएं दो तरह से पूछी जाती हैं, या तो ज्योमेट्री जो फिगर होते हैं, ज्योमेट्री की ये जो आकृतियां होती हैं, है ना, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, या कोई भी किसी प्रकार की आकृति दे देंगे, उस आकृति में सममित रेखाओं की संख्या पूछेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो अल्फाबेट यानी वर्णमाला से बनता है। वर्णमाला का कोई लेटर दे देंगे, जैसे कि सपोज करो एच दे दिया, और उन्होंने वो पूछ देंगे कि एच में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। ऐसे क्वेश्चन आगे बनेंगे। तो हम आपको बता के चल रहे हैं कि सममित रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन दो तरह के पूछे जाते हैं, एक तो आकृतियों में और एक वर्णमाला में। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। देखिए, युग में सममित रेखाओं की संख्या समान है। अब बात करते हैं, इसका पहला ऑप्शन क्या है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है आप जानते होंगे, यहीं पर बना लेते हैं, इसको यहीं पर बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये समान या सभी आकृतियां हैं तो हम यहां से बना के चलते हैं। समांतर चतुर्भुज यहां हो गया। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसमें सममित रेखाएं कैसे निकलेंगी? देखिए, समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होता है, सममित रेखा होती है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए, ऐसी काल्पनिक लाइन ड्रॉ की जाए जो दी हुई आकृति को दो दर्पण आकृतियों में विभाजित कर दे। जैसे कि सपोज करो ये वर्ग है, ये क्या है, ये वर्ग है, ये हमने वर्ग लिया है, और अगर वर्ग को हम यहां से ऐसे इसको डिवाइड करें, आधा डिवाइड करें, तो आप देखेंगे कि इधर का जो ये जो भाग है, इसको अगर इसके ऊपर रख दें तो ये इसको ओवरलैप कर जाएगा। इसको यहां से काट के इसको पलट के, जैसे किताब को पलटा जाता है एक पेज को दूसरे के ऊपर, उसी तरह से ये यहां पर बना है। तो अगर इसको पलट दें तो ये इसको ओवरलैप कर जाएगा, यानी समरूप आकृति होगी ये दोनों। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं उनको ही क्या कहा जाता है, सममित रेखाएं कहा जाता है। अब भिन्न भिन्न आकृतियों में कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की अगर बात कर लें तो इसमें चाहे तो आप कोई भी इस तरह से वर्टिकल लाइन खींचें तो भी ये एक दूसरे को आधा ऐसा डिवाइड नहीं करेगा कि इधर के पल्ले को आप ऐसे कर दें और ये इसको ओवरलैप कर जाए, नहीं करेगा। ये दूसरी जगह कौन आ जाएगा और ये दूसरी जगह कौन आ जाएगा। और चाहे इसकी हॉरिजेंटल लाइन आप खींच लें, तब भी इसको अगर ऊपर से नीचे की तरफ पलटेंगे तब भी ये सिरा इधर कहीं आएगा और ये सिरा इधर कहीं आएगा। यानी इसमें जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होती है, जीरो सिमेट्री लाइन होती है। कितनी सिमेट्री लाइन होती है? जीरो सिमेट्री लाइन होती है। अब इनकी दूसरी आकृति देख लेते हैं। दूसरी आकृति क्या है, सॉरी, दूसरी आकृति क्या है, देखिए इनकी दूसरी आकृति है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से बनता है समचतुर्भुज, कुछ इस तरह से समचतुर्भुज बनता है। और इसमें सममित रेखाएं कैसे निकालेंगे, तो एक लाइन अगर ऊपर से हम इसमें ड्रॉ करते हैं तो भी ये दो भागों में बट जाएगा, समान भागों में, चाहे इधर को आप इस तरफ कर दो, चाहे इस तरफ को उस तरफ कर दो, और चाहे इस तरफ से आप करिए तब भी इसमें दो, मतलब चाहे आप हॉरिजेंटल खींचिए और चाहे वर्टिकल खींचिए, दोनों तरह की जो लाइंस खींचोगे तो इस आकृति को ऐसा विभाजित करेंगी कि दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी इसमें कितनी सममित रेखाएं होती हैं? दो। किसमें होती हैं? ये हो गया समांतर, ये हो गया समांतर, और ये हो गया समचतुर्भुज। कौन सा हो गया? समचतुर्भुज। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं पतंग की। तो पतंग कुछ इस तरह से बनती है, पतंग कुछ इस तरह से बनती है पतंग। तो इसमें पतंग में एक सममित रेखा होती है। आप इसको 20 से ऐसे आप डिवाइड कर दीजिए तो इसके दो ऐसे पल्ले बनेंगे जो एक दूसरे के कैसे होंगे? समरूप होंगे एक तरह से। ठीक है, लेकिन बीच में आप इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो पतंग में अगर हम पतंग की बात करें तो पतंग में सममित रेखा कितनी होती है? एक। अगली आकृति क्या है? समांतर चतुर्भुज, अभी हो चुका है। अगली क्या है? वर्ग। अब हम एक वर्ग बना लेते हैं, इस तरह से एक स्क्वायर बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, और वर्ग में देखेंगे किस तरह से सममित रेखाएं हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसको इस तरफ से भी आधा कर सकते हो, आप इसको इस तरफ से भी आधा कर सकते हो, बराबर बनेगा। आप इसके विकर्णों को भी काट सकते हो, तब भी आकृतियां दो समान बनेंगी, और इस तरफ से भी इसके विकर्णों को काट सकते हो, तब भी आकृतियां वो जो वर्ग है वो समान भाग में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, तो वर्ग में कितनी होती है? 4 सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो वर्ग हो गया। अब आते हैं आयत पर। अगर हम आयत की बात करें तो इस तरह से कुछ आकृति बनेगी आयत की, और इसमें जब सममित रेखाएं निकाली जाएंगी तो इसको आप 20 से डिवाइड कर सकते हो,
ये बराबर दो भागों में बढ़ जाएगा, और आपको इस तरफ से हॉरिजॉन्टल भी लाइन खींच सकते हो, तब भी ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसके आप विकर्णों को नहीं मिला सकते, क्योंकि आप विकर्णों को मिलाओगे तो दो समान क्षेत्रफलों में तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन समरूपता नहीं बटेगा। मतलब आप इसको इस तरह से अगर करते हो, इस तरह से करते हो, तो इस वाले पल्ले को अगर इस तरफ डालोगे तो ये कुछ यहां पर ऐसे आएगा, मतलब इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेगा आके। अगर ओवरलैप नहीं करता है तो सममित नहीं मानी जाती है, यानी ये वाली सममित इसमें नहीं है। तो इसमें भी कितनी सममित रेखाएं हो गई? दो सममित रेखाएं हो गई। तो आई थिंक हमारी जितनी भी आकृतियां, आयत, समचतुर्भुज, सभी आकृतियों में हमने सममित रेखाएं निकाल ली हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किन आकृतियों के युग्म में सममित रेखाओं की संख्याएं समान होती हैं? तो आप देखेंगे समचतुर्भुज, और ये क्या बनाया था हमने? आयत। ये क्या बनाया था? आयत। तो समचतुर्भुज में भी दो होती हैं और आयत में भी दो होती हैं, तो दोनों आकृतियों में दो होती हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन। आयत और समचतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या समान होती है। आई थिंक इतना एक्सप्लेन करने के बाद कम से कम ज्यामितीय आकृतियों की जो सममित रेखाओं को निकालने की जो तरीका है वो आपको पता चल गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को, सही है ना? हाँ सही है। शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 आकृतियां दी। एक उसने क्या दी है? एक उसने वृत्त दिया है, एक वर्ग दिया है और एक त्रिभुज दिया है। उन्होंने उनसे पूछा इनमें से कितनी आकृतियां आधे गुणन के बाद समान रहेंगी। वह अपने विद्यार्थियों को किन के बारे में अध्ययन कराना चाहता है? देखिए, एक होता है लाइनियर सिमेट्री होती है और एक होता है रोटेशनल सिमेट्री। दो तरह की सिमेट्री होती है, एक लाइनियर सिमेट्री और एक रोटेशनल सिमेट्री। गुणन सममित क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम एक एच वर्ड बनाते हैं, एच अल्फाबेट बनाते हैं, और आप इस एच को 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज अगर आप इसको रोटेट करते हैं, कैसे? क्लॉकवाइज, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से बनेगा जाके। कैसे बनेगा जाके? इस तरह से बन जाएगा जाके। तब हम कहेंगे कि 90 डिग्री इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये इसकी गुणन है, ये इसका गुणन हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी सममित हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसा यहां था वैसी आकृति यहां पर प्राप्त नहीं हुई है। फिर इसको और 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तब यही आकृति ऐसे घूम जाएगी। पहले ये ऐसी हुई, अब यही आकृति कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। यानी यहां पर कैसी सिमेट्री मैच कर जाएगी? कौन सी? रोटेशनल सिमेट्री मैच कर जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। जब किसी फिगर को आप घुमाते हैं तो वो क्या अपनी पूर्व अवस्था में आता है, इसी को ही क्या कहते हैं? गुणन सममित कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहां पर आगे देखते हैं। क्या हमसे पूछा गया था? हमसे पूछा गया था, देखिए, हमसे पूछा गया था कि वो वृत्त, वर्ग और त्रिभुज दे रही है, तो उससे पूछा इनमें से कितनी आकृतियां आधे गुणन के बाद समान रहेंगी। वह अपने विद्यार्थियों को किन के बारे में अध्ययन कराना चाहती है? तो ऑब्वियसली वो किसके बारे में अध्ययन कराना चाहती है? रोटेशनल सिमेट्री के बारे में अध्ययन कराना चाहती है। लेकिन जब बात चली है इसकी, तो इन 3 आकृतियों के बारे में थोड़ा देख भी लेते हैं। अगर हम वृत्त की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त में अनंत, ये क्वेश्चन बन सकता है, वृत्त में अनंत गुणन सममित होती है। गुणन सममित होती है। कैसी? अनंत, इनफाइनाइट। आप किसी भी सर्कल को आप लेके देखिए, आप एक कोई भी वृत्ताकार चीज लीजिए, सपोज करो आप कुछ भी ऐसा लेते हैं जो वृत्ताकार है और आप उसको घुमाइए, चाहे आप 1 डिग्री भी क्यों ना घुमाएंगे तब भी उसमें सममित रहेगी। आधा डिग्री घुमाएंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जितने भी डिग्री आप घुमाएंगे 360 तक, तो आप उसमें किस तरह से कितनी गुणन सममित प्राप्त कर सकते हैं? अनंत गुणन सममित प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? किसी वृत्त में। ठीक है, वो वैसा ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब है आप कितना भी किसी सिक्के को आप एक ही जगह पर रखे हुए घुमाइए, लेकिन वो वैसा ही रहेगा। हम उस पर लिखावट की बात नहीं कर रहे हैं, उस आकृति की बात कर रहे हैं। अगर हम वर्ग की बात करें, इस तरह से एक वर्ग है, एक वर्ग की बात करें तो वर्ग में कितनी गुणन सममित होती है, ये यहां पर हो रहा। हम रेखीय सममित की बात नहीं कर रहे हैं, गुणन सममित की कर रहे हैं। तो गुणन सममित की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, एक वर्ग को जब आप 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तब भी आपको एक क्या प्राप्त होगा? एक वर्ग ही प्राप्त होगा। फिर 180 पर भी आपको एक वर्ग ही प्राप्त होगा, घुमा के आप देख लीजिए। और इसके बाद 270 पर भी वर्ग मिलेगा और 360 पर भी वर्ग मिलेगा। तो इस तरह से एक वर्ग में कितनी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है? 4 होती है। 4 रोटेशनल सिमेट्री एक वर्ग में भी होती है। ठीक है, और
इसके बाद आता है त्रिभुज। तो इस तरह से त्रिभुज बनता है। एक त्रिभुज में जब आप ऐसे इसको घुमाएंगे तो 90 डिग्री पर तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 180 डिग्री पर जाकर ये सेम होगा जाके, और 360 पर होगा। यानी इसमें दो रोटेशन सिमेट्री होती है किसी भी त्रिभुज में, ठीक है। तो यही हो जाएगा और कुछ नहीं इसमें है ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा, एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? जो 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत है और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जुड़ा है। देखिए पहले एक आयत बना लेते हैं। एक आयत इस तरह से ये बना है, इसकी एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर, और इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग भी जुड़ा है। इस तरह से 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग भी जुड़ा है। तो इस क्षेत्रफल को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की संख्या। तो इसके लिए जब भी संख्या पूछी जाए तो आपको पूरा क्षेत्रफल पता होना चाहिए, पूरा क्षेत्रफल यानी उस आकृति का, और इसके बाद जिससे ढक रहे हो उससे आप भाग लगा दो उसके क्षेत्रफल से। तो यानी कि टिकट का क्षेत्रफल, टिकट का क्षेत्रफल है ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। एक टंकी में कितना पानी आएगा, अगर आयतन की बात करें तो एक बाल्टी का आयतन, कितनी बाल्टी पानी आएगा तो एक बाल्टी के आयतन का उसमें भाग लगा दीजिए, बाल्टी में संख्या निकल आएगी। तो पूरा क्षेत्रफल कितना निकल आएगा? 6 चौक 24 और 3 त्रिका 9, 24 और प्लस 9, और एक टिकट का कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो एक ही रहेगा। तो इस तरह से ये 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 33 टिकटें वहां पर लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? अभी हमने बताया है एक वृत्त में इनफाइनाइट सममित रेखाएं होती हैं। सॉरी, एक वृत्त में कैसी होती है? इनफाइनाइट सममित रेखाएं होती हैं, क्योंकि आप उसको कितनी भी सममित रेखाएं खींच सकते हैं। इस तरह से उसमें कितनी भी सममित रेखाएं खींच सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से उसमें एक वृत्त में गुणन सममित अनंत होती है, उसी तरह से उसमें लाइनीय सममित भी कैसी होती है? अनंत होती हैं। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या। कोई भी बिंदु है तो इस बिंदु से कितनी रेखाएं आप खींच सकते हो? इस बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अनंत हो जाएगा इसका भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट यानी कई सारी रेखाएं आप जिनको गिन नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन चुनिए। सही कथन क्या है? देखिए इसमें सही कथन चुनिए में क्या आ जाएगा? देखो, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की लंबाई का आधा होता है। पहले तो आपको हम जो वृत्त होता है सर्कल, उससे संबंधित जो थ्योरम कुछ बनती है वो आपको, या जो पॉइंट निकल के आते हैं उनको हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होता है ये वृत्त होता है, ये इसकी परिधि होती है, ये इसका केंद्र होता है, और केंद्र से परिधि की दूरी को आप त्रिज्या यानी आर कहते हैं, है ना, त्रिज्या कहते हैं। और इसी को अगर आप दोनों तरफ मिला दें तो ये डायमीटर 2r हो जाता है, जिसे आप व्यास कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये सभी चीजें आपको पता होंगी आई थिंक, लेकिन कुछ चीजें हम आपको बताएंगे जो नहीं होंगी, ठीक है। डायमीटर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, ये जब वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को आप मिलाते हैं, ए बी, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इस पर जीवा, क्या कहते हैं? इसको जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, जीवा। अब आपको यहां पर एक पॉइंट निकल के आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है, क्योंकि आप केंद्र से जो लाइन खींचेंगे, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो वही सबसे बड़ी होगी, उसके ऊपर या नीचे की रेखाएं छोटी हो जाएंगी। यानी किसी भी वृत्त की जीवा सबसे बड़ी कौन सी होती है? उसका व्यास होता है, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं इसके बारे में। ये तो हो गई, अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, ये भी बात सही है, लेकिन व्यास बीच से ही खींचा जा सकता है। अब एक पॉइंट और निकल के आता है कि कोई भी अगर वृत्त है तो उससे अगर कोई स्पर्श रेखा टेंजेंट खींची जाती है तो वो केवल एक बिंदु पर इसको स्पर्श करती है ना। हमें देखने में लग रहा होगा कि पूरा इसको टच किया है, बट वो केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है। यहाँ से एक और प्रमेय निकलती है कि किसी भी टेंजेंट से अगर केंद्र की ओर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये, अगर ऊपर हम इसको व्यास भी खींच दें तो इसको 90 डिग्री पर ये
काटती है और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा और ये इसको द्विभाजित करती है। जो व्यास होता है तो किसी भी टेंजेंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके व्यास को कैसा करती है, द्विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। एक ये हो गया। दूसरा वृत्त के बारे में होता है कि अगर हम यहाँ पर ये केंद्र है और इससे हमने व्यास खींचा है तो परिध पर बना कोण, परिध पर बना कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री या समकोण होता है। किसी भी व्यास द्वारा परिध पर बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी वृत्त में अगर कोई आप चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, इस तरह से चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं तो इसके आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और चारों कोणों का 360 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर बताने वाली एक और बात बची है। जैसे आप इस तरह से कोई ड्रॉ करते हैं वृत्त और यहाँ पर आप कोई कोण बनाते हैं, सपोज करो 2 थीटा बनाते हैं, तो इसी कॉर्ड द्वारा ये जो जीवा थी, जिस जीवा से केंद्र पर 2 थीटा कोण बना था, उसी कॉर्ड द्वारा अगर आप वृत्त पर कहीं पर भी कोण बनाते हैं तो इसका आधा बनेगा। सिर्फ यही नहीं, इसी कॉर्ड द्वारा आप यहां पर भी बना देंगे तो भी ये थीटा ही बनेगा, इसी कॉर्ड द्वारा आप यहां भी बना देंगे तो भी ये थीटा ही बनेगा। यानी वृत्त की परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी वृत्त के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की लंबाई का आधा होता है। किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है उसकी त्रिज्या की लंबाई का आधा होता है। त्रिज्या की लंबाई का आधा नहीं होता है, त्रिज्या की लंबाई का कैसा होता है, दूना होता है। तो ये पॉइंट तो कैसा है, गलत है। दूसरा है प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास होती है। प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं हो सकती है, क्योंकि जीवा को तो हम यहां से भी खींच सकते तो क्या ये व्यास हो जाएगी। केवल वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वही जीवा उस वृत्त का व्यास हो सकती है, यानी ये पॉइंट भी गलत है। दूसरा है वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती है। हाँ, ये सही है। आप कोई भी वृत्त बनाइए और परिधि पर चाहे जितना मन हो उतनी आप त्रिज्याएं खींच सकते हैं, यानी अनंत त्रिज्याएं आप खींच सकते हैं। ये पॉइंट सही है। अगला है वृत्त की परिधि उसके व्यास का 3 गुना होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्लियर हो गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 कोण जिनका योग 180 अंश है सदैव कहलाते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण, आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण, संपूरक या ऋजुपूरक कोण क्या होते हैं। ये सभी पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस पेपर उठाइए और क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर के ही हैं। ये सभी चीजें पूछी जाती हैं बार बार। पूरक कोण, संपूरक कोण ये आते हैं, है ना। सममित रेखाएं ये आती ही हैं और आकृतियों से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और जो हमने बताया थे कि 3 सही 2/6 में कितने समकोणों में कितनी डिग्रियों की संख्या क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो संपूरक या ऋजुपूरक कोण किसे कहते हैं, देखिए जिन 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है उन्हें हम संपूरक या ऋजुपूरक कोण कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोण 130 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना होगा, 50 डिग्री का होगा, तभी वो 180 अंश होगा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 130 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि वह कौन सा कोण है जो स्वयं का संपूरक होता है। तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री जब जोड़ते हैं तब 180 होता है। तो 90 स्वयं खुद का संपूरक होता है ना। ये हो जाएगा। अब ये तो ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए पूरक या कोटिपूरक। पूरक या कोटिपूरक ये कोण क्या होते हैं, पूरक या कोटिपूरक। जिन 2 कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और ये किस तरह से होते हैं, जैसे कि एक कोण अगर 50 डिग्री का है तो दूसरा कोण ऑब्वियसली 40 डिग्री का होगा और यही कोण इसका क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या पूछा गया, 2 कोण जिनका योग 180 अंश है सदैव कहलाते हैं। तो कैसे कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे संपूरक कोण जिनका 180 होता है, और कंप्लीमेंट्री एंगल जिनका कोण कितना होता है, योगफल 90 डिग्री होता है। आपको आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल पता होना चाहिए। इस तरह से अगर आप कोई खींचो और यहां पर बीच में एक आप लाइन ड्रॉ करो तो
ये लाइन इसके लिए म्यूचुअल कार्य करती है, मतलब इधर के लिए भी ये कोण बनाएगी और इधर के लिए भी कोण बनाएगी, तो ये दोनों कोण जो होते हैं ये आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर दिए हुए पॉइंट लगभग क्लियर आपके हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। इस तरह की ज्योमेट्री पूछी जाती है, कथन दे दिए जाएंगे, आपको उतना नॉलेज होना चाहिए, आपको ज्योमेट्री के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप वहां पर गलत और सही को फाइंड आउट कर सको। तो क्या क्वेश्चन बनता है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। आपको पहले हम इनके बारे में बता दें थोड़ा सा, क्या बता दें। देखिए न्यून कोण क्या होता है, देखिए आप सभी जानते होंगे, आई थिंक ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे। न्यून कोण जो होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण जिसका मान 90 डिग्री से कैसा होता है, 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। दूसरा होता है समकोण, दूसरा होता है समकोण, पता होना चाहिए आप सभी को। समकोण जिस कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसे समकोण कहते हैं। तीसरा होता है अधिक कोण, तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 से तो ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है, 180 से कम होता है, ऐसे कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। कितना, 90 से ज्यादा और 180 से कम। और अगला होता है ऋजु कोण, ऋजु कोण या इसको सरल कोण भी कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको, सरल कोण, और इसका मान होता है 180 अंश। 180 अंश को क्या कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। इसके बाद आता है बृहत कोण, बृहत कोण। ठीक है, बृहत कोण कितना होता है, 180 अंश से अधिक के कोण को बृहत कोण कहते हैं। और लास्ट होता है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण जो आपको पता होगा 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो इतने ही कोण होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखें पहला क्या है, एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। एक न्यून कोण आप ले लीजिए, सपोज करो आपने 10 डिग्री ले लिया, और एक अधिक कोण क्या, एक समकोण आप ऑब्वियसली 90 डिग्री। तो न्यून कोण और समकोण को जोड़ेंगे, कोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। सदैव एक क्या होता है, अधिक कोण होता है। हाँ, तो ये सही है, अधिक कोण होगा, क्योंकि आप ये 100 हो जाएगा और 100 कैसा होता है, अधिक। तो आप हम कह सकते हैं कि अगर एक न्यून कोण है और एक समकोण है तो उसका योगफल सदैव अधिक कोण होगा। चाहे आप 1 डिग्री जोड़िए और चाहे आप कितना जोड़िए, 89 डिग्री जोड़िए, वो अधिक कोण ही होगा जाके। तो ये तो पॉइंट सत्य है। दूसरा है, देखिए दो न्यून कोणों, ये आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए ना जो इंग्लिश है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण और राइट एंगल यानी कि समकोण। ठीक है, दो न्यून कोणों यानी दो एक्यूट एंगल्स और का योग सदैव एक समकोण से कम होता है। दो एक्यूट एंगल्स का अगर हम एडिशन करेंगे तो सदैव समकोण से कम कैसे हो जाएगा भाई हम 50 डिग्री लेते हैं, सपोज करो 50 डिग्री हमने लिया और दूसरा भी 50 डिग्री लिया, तो ये कितने हो जाएंगे जाके 100 डिग्री। तो 100 डिग्री कहाँ, एक समकोण से कम होगा, यानी ये ऑप्शन कैसा है, गलत है। तीसरा क्या है, दो समकोणों का योग एक ऋजुकोण के बराबर होता है। दो समकोण आप जोड़ दीजिए, यानी दो राइट एंगल 90 + 90, तो एक ये हो जाएगा जाके कितना, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा जाके 180। ठीक है, ऋजुकोण या सरल कोण बन जाएगा जाके, ये भी पॉइंट सही है। अगला देखिए, दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। दो अधिक कोण ले लीजिए, अधिक कोण मतलब विच इज मोर देन 90, तभी तो होगा अधिक कोण। तो हमने सपोज करो यहाँ पर 90 या 100 ले लिया, 100 और दो अधिक कोण बता रहा है, तो 2 बार 100 ले लिया तो कितना हो गया जाके 200 हो गया। और क्या कह रहा था, दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब वही बृहत कोण जो हमने आपको बताया था, बृहत कोण। तो आप 100 दो बार जोड़ेंगे तो 200 हो गया, तो 200 कैसा है, एक बृहत कोण है, 180 से अधिक है। फिर से इस लाइन को समझ, दो अधिक कोणों, और अधिक कोण क्या होगा, जो 90 से ज्यादा होगा। जब 90 से ज्यादा को जो आप जोड़ेंगे, दो 90 से ज्यादा कोण जोड़ेंगे तो 180 से तो ज्यादा ही हो जाएंगे, तो फिर वो कौन सा कोण बन जाएगा, बृहत कोण बन जाएगा जाके, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी के अक्षरों H और E में समकोणों की कुल संख्या कितनी है। एक H है, एक H है और एक E है, तो इनमें समकोणों की संख्या देखिए, एक समकोण यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, यानी यहाँ पर समकोण कितने हो गए, 4। एक यहाँ समकोण है, एक यहाँ, 2, एक 3 और एक 4, यहाँ पर भी 4 है। तो कुल मिला के समकोणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
निम्न अक्षर समूह में से किस एक में केवल एक सममित रेखा है? तो हम लोगों ने सिमेट्री लाइन इतनी तो पढ़ रखी है, आराम से निकाल लेंगे। अब ये देखिए, हाँ अभी हमने आपको ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित जो सममित रेखाएं होती हैं वो निकालना बताया था। अब यहाँ पर फिर से कौन सा आ गया? वर्णमाला आ गया। क्या आ गया? वर्णमाला आ गया। वर्णमाला आ गया। अब वर्णमाला में सममित रेखाएं कैसे निकाली जाती है उसको देखिए। निम्न अक्षर समूह में से किस एक में केवल एक सममित रेखा है? देखिए हम सभी को देख लेते हैं। अगर हम बी की बात करें तो आप इसको देखना, थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेते हैं और आप इसको समझना। अगर बी में हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में ड्रॉ कर दें और ऊपर वाला भाग अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि ओवरलैप करेगा आराम से और इधर पर प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन हम इसको और कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकते कि दो ऐसे समरूप भागों में ये डिवाइड हो जाए। यानी इसमें सममित रेखा कितनी हो गई? एक हो गई। अगर आई की बात करें तो आई में क्या हो जाएगा? इस तरह से सामने से भी एक बार ड्रॉ हो जाएगी, यानी वर्टिकल भी हो जाएगी, और अगर बीच से भी काटते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल भी दो भागों में बढ़ जाएगा। यानी आई में सममित रेखाएं कितनी होती हैं? दो। एच की बात करें तो एच को आप इस तरफ से भी काट सकते हो, तब भी ये दो बराबर भागों में बटेगा, और बीच से भी आप काट दोगे तब भी ये दो बराबर भागों में बटेगा। यानी इसमें भी सममित रेखाएं कितनी होती हैं? दो। अगर सी की बात करें तो सी में केवल एक होती है, जी में कोई सममित रेखा नहीं होती है, और यू में एक सममित रेखा होती है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। डी में एक सममित रेखा होती है, ई में भी एक सममित रेखा होती है, और एम में भी एक सममित रेखा होती है। तो इन सभी में एक एक सममित रेखा होती है। देखिए एन में कोई भी सममित रेखा नहीं होती है, कोई सममित रेखा नहीं होती। ना तो आप इसको इस तरह से काट सकते हो, ना तो इस तरह से। ए में एक सममित रेखा होती है, ए में एक सममित, और बी में अगेन एक सममित रेखा होती है। हमसे क्या पूछ रहा था? कौन सा ऐसा अक्षर समूह है जिसमें केवल एक सममित रेखा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से अल्फाबेट यानी वर्णमाला के जो लेटर्स होते हैं उनमें हम सिमेट्री लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मेधा ने अपनी कॉपी में तीन कोण 108 डिग्री, कौन कौन से? 108 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देखिए 108 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये कैसा कोण है? अधिक कोण है ना? कैसा कोण है? अधिक कोण है। और क्योंकि ये 90 से एबव है तो 90 से एबव मतलब अधिक कोण। 75 क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री राइट एंगल होता है। तो अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण, यानी यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व गुणन सममित की संख्याएं बराबर नहीं होती हैं? अब हमने आपको रैखिक सममित भी निकालना बता दिया, गुणन सममित भी निकालना बता दिया। अब जो यहाँ पर आकृतियां दी हैं उनमें हम जरा देख लेते हैं। अगर हम वर्ग की बात करें, तब हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ग में चार रैखिक सममित होती हैं, चार रैखिक सममित होती हैं, और इसकी चार ही गुणन सममित होती है ना। पहले 90 डिग्री पे भी सेम बनेगा, फिर 180 पे भी सेम बनेगा, फिर 270 पर भी ये सेम रहेगा, और फिर 360 पर भी ये सेम ही वर्ग का वर्ग ही रहेगा। जब हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ना, बता चुके हैं, तो बार बार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यानी इसकी रोटेशनल जो सिमेट्री होती है वो भी कैसी होती है? सेम होती है। तो लाइनियर सिमेट्री यानी रैखिक सममित और गुणन सममित दोनों इसकी चार चार होती है। किसकी? वर्ग की। अगर हम आयत की बात करें, तो आयत में हमने आपको बताया था कि दो इसमें होती हैं रैखिक सममित, है ना। इसको आप इस तरह से काट सकते हो एक बार, और इसको इस तरह से काट सकते हो। इसके आप विकर्णों को नहीं काट सकते हो। दो बराबर भागों में, दो बराबर क्षेत्रफलों में तो बट जाएगा, लेकिन दो बराबर समरूप भागों में ये नहीं बटेगा। यानी इसमें दो लाइनियर सिमेट्री होती है। अगर इसके रोटेशन सिमेट्री की बात करें तो जरा इसको देख लेना आप। इस तरह से आपने कोई आयत लिया, सपोज करो आयत लिया, अब आप इसको 90 डिग्री आप इसको रोटेट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा बताओ? ये इस तरह से खड़ा हो जाएगा जाके, है ना, इस तरह से खड़ा हो जाएगा जाके। फिर आपने इसको 90 डिग्री और किया, यानी 180 टोटल हो गया, तब फिर से ये ऐसा हो जाएगा जाके। कैसा हो जाएगा? फिर से ये ऐसा हो जाएगा जाके। यानी एक बार ये 180 डिग्री पे होगा जाके, फिर दूसरी बार ये 360 पे सेम बनेगा जाकर जैसा आयत था। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो रोटेशन सिमेट्री होती है वो कितनी होती है? दो होती है, और दो ही लाइनें सिमेट्री होती है किसमें? आयत में। ठीक है, अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से बनता है।
समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से बनता है। और इसमें हमने आपको बताया था कि ना तो लाइनियर सिमेट्री, एक भी लाइनियर सिमेट्री नहीं होती, यानी जीरो लाइनियर सिमेट्री होती है। और अगर इसकी हम गुणन सिमेट्री की बात करें, रेखीय व गुणन सममित संख्याएं बराबर नहीं होती हैं। अगर इसकी हम गुणन सममित की बात करें तो देखिए गुणन सममित किस तरह से बनेगी इसकी, आप इसको रोटेट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और फिर से रोटेट करेंगे इसको, फिर से रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बन जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, हाँ ये नीचे चला जाएगा ऐसे करके, कुछ ऐसे बनेगा, मतलब क्या ही बनाएं इसको। तो ये तिरछा तिरछा है, ऐसा जाएगा ये 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये जाएगा, यहाँ पर हमने पॉइंट रखा है तो ये नीचा हो जाएगा, यानी पहले ऐसे कर देते हैं, और ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से बन जाएगा जाके, है ना, इस तरह से बन जाएगा जाके, और ये पॉइंट ऐसा हो जाएगा जाके, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी ये सिमेट्री मैच नहीं कर रही है। और फिर जब इसको हम ऊपर करेंगे तब ये बन जाएगा जाके, यानी कि तब इसमें कितना हो जाएगा जाके, तो ये 180 डिग्री पर इसमें एक सिमेट्री आएगी, और फिर दूसरी आएगी 360 डिग्री पर। दूसरी कहाँ पर आ जाएगी, 360 डिग्री पर। तो इसमें जो रोटेशन सिमेट्री होंगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। चलिए फिगर है, डायग्राम है, बनने में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। समचतुर्भुज में देख लीजिए, समचतुर्भुज कुछ इस तरह से बनता है, समचतुर्भुज कुछ इस तरह से बनता है। अब इसमें अगर आप, हमने पहले भी बताया था लाइनियर सिमेट्री कितनी होती है, 2, इस तरह से बनेगी, 2 लाइनियर सिमेट्री होती हैं, 2। अब अगर इसकी रोटेशन सिमेट्री की बात करें तो रोटेशन सिमेट्री इसमें कैसी बनेगी जाके देखिए, ये है, ये है। अब इसको आप जब ऐसे कर देंगे, इसको जब आप ऐसे कर देंगे तो आकृति कैसी हो जाएगी, ये आकृति बदल जाएगी, ऐसी नहीं रहेगी, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी जाके, ऐसी बन जाएगी। लेकिन फिर से जब इसको रोटेट कर देंगे तब फिर से ये बन जाएगा जाके, यानी तब सेम हो जाएगी, कितने 180 डिग्री पर ये समचतुर्भुज ऐसे ही बन जाएगा जैसा है। फिर ये दोबारा कब बनेगा जाके, 360 डिग्री पर, यानी इसमें लाइनियर सिमेट्री भी 2 होंगी और रोटेशन सिमेट्री भी 2 होंगी। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। समचतुर्भुज में लाइनियर सिमेट्री भी 2 होंगी और रोटेशन सिमेट्री भी 2 होंगी। तब हमसे पूछा गया था कौन सा ऐसा है जिसमें गुणन व रैखिक सममित संख्याएं बराबर नहीं है, तो कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि यहाँ पर लाइनियर सिमेट्री 0 होती है और रोटेशन सिमेट्री कितनी होती है, 2 होती है, बाकी सब में बराबर बराबर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में गुणन सममित होती है, कितने बड़े अक्षरों में गुणन सममित होती है, तो 7 ऐसे लेटर होते हैं, 7 ऐसे लेटर होते हैं जिसमें गुणन सममित होती है, यानी उनको आप घुमा सकते हो तो सममित आपको प्राप्त होगी। तो ऐसा कितने लेटर्स में होता है, 7, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी दिशाओं में अनंतता विस्तृत एक सपाट पृष्ठ निम्न में से जाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम समतल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम समतल कहते हैं, प्लेन कहते हैं। तो आप अनंत है, फैला हुआ है, समतल है, मैदान है, तो उसको हम समतल कहेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बिंदु एक बिंदु होता है, रेखा कोई भी इस तरह से 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन जो होती है वो रेखा होती है, और यहीं पर 2 बिंदु निर्धारित कर दीजिए, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये रेखा खंड हो जाएगा। और एक बिंदु से आप सीधी 2 बिंदुओं से होकर ऐसे आप कोई भी लाइन जाने दीजिए, ज्यामितीय आकृति जाने दीजिए, तो उसे हम रेखा कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेखाखंड की माप निर्धारित होती है। 130 डिग्री के कोट पूरक का कोण का संपूरक क्या होगा, तो 130 का संपूरक क्या होगा, 50 होगा। हमने अभी बताया था वो कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, जिन 2 कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममित परंतु गुणन सममित नहीं है। रैखिक सममित है परंतु गुणन सममित नहीं है, तो ऐसा कौन सा है जिसमें रैखिक सममित है, गुणन सममित नहीं है, तो वो क्या है, पतंग। अभी आप देखिए वो क्यों है, पतंग है। पतंग में रैखिक सममित तो होती है, ये आपने पतंग कुछ इस तरह से बनती है जाके,
तो इसमें आप रैखिक सममित तो एक बना सकते हैं, लेकिन आप इसको घुमा लीजिए, इसमें कोई भी गुणन सममित नहीं होगी जाके, मतलब चाहे आप 90 डिग्री घुमाइए तब ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, जाके ऐसी बन जाएगी जाके, फिर करेंगे तो ये पूंछ ऊपर चली जाएगी, फिर करेंगे तो पूंछ इस तरफ चली जाएगी, यानी 360 डिग्री में भी ये कैसी हो जाएगी, गुणन सममित नहीं आपको मिलेगी, सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो पतंग ही ऐसी है, ठीक है, रैखिक सममित है परंतु गुणन सममित नहीं है, बाकी सभी में होती है, हमने आपको अभी बताया भी था इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या निम्न होती है। कोई भी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज अभी हमने आपको बताया था, ये समांतर चतुर्भुज बन गया है। समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 0 होती है ना, बता चुके हैं अभी आपको, ना तो इस तरह से कर सकते हो ना तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 6 समबाहु त्रिभुजों के प्रयोग से, 6 समबाहु त्रिभुजों के प्रयोग से आप निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बना सकते हैं, समषटभुज बना सकते हैं। देखिए समषटभुज कैसे बनेगा, जाके आप इस तरह से बनाइए, आप इस तरह से बनाइए, इस तरह से, तो यहां पर जो आपको बनेगा ये समषटभुज बनेगा जाके, 1 2 3 4 5 6 समषटभुज बनेगा जाके, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, रेगुलर हेक्सागोन कहलाएगा। और अगर बात यहां पर चले, अभी आपको बता देते हैं, रेगुलर हेक्सागोन की बात चले, अगर यहां पर सममित रेखाएं आपसे पूछी जाएं तो किसी भी रेगुलर डायग्राम में, रेगुलर फिगर में जो सममित रेखाओं की संख्या होती है उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई रेगुलर हेक्सागोन है तो उसमें सममित रेखाएं, सिमेट्री लाइन कितनी होंगी, तो इसमें 6, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें 6 सिमेट्री लाइन बनेगी। षष्ठभुज है तो 6 बनेगी, पेंटागन है तो 5 बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पंचभुज में कितनी सममित रेखाएं होंगी। एक रेगुलर जो पेंटागन है उसमें 5 सममित रेखाएं होंगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा है, अपने खाली समय में उसने उसका एक कोना मोड़ा। एक आयताकार टुकड़ा था, इस तरह से था आयताकार टुकड़ा, और अपने खाली समय में उसने इसका एक कोना मोड़ दिया, एक कोना ऐसा करके मोड़ दिया। तो उसने देखा कि कागज के अब 5 कोने हो गए, उसने बाकी के 3 कोनों को भी मोड़ दिया। अब इस कागज के कितने कोने हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल बात है, एक कोना मोड़ा तब कोने कितने हो गए, एक कोने के 2 कोने बन गए। तो जब चारों को मोड़ेगा तो कितने कोने बन जाएंगे, 8 कोने बन जाएंगे। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 8। वो इस तरह से चारों को मोड़ देगा ऐसे ऐसे, तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हो गए, तो ये 8 कोने बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, हमारे चैनल पर आपको मैथ्स की मैराथन, इसके अलावा सीडीपी की क्लासेज, इंग्लिश पेडागोजी, इससे रिलेटेड और हिंदी पेडागोजी, इन चारों चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है। ईबीएस की मैराथन बनेगी तो उसको हम लास्ट तक प्रोवाइड करा देंगे। बाकी चारों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप इस पर सीडीपी के क्लासेस भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कराए जाएंगे और कराए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको मैराथन्स भी मिल जाएंगी, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनकी मैराथन। मैथ्स का कंप्लीट आपको मिलेगा। मेंसुरेशन की अगली क्लास आपको बना देंगे, जो मैराथन पूरी मेंसुरेशन एक ही में हो जाएगी। फिर इसके अलावा अरिथमेटिक के 3-4 चैप्टर को मिला के तो 3 मैराथन में मैथ कंप्लीट हो जाएगी। एक ज्योमेट्री हो गया, एक मेंसुरेशन हो गया और तीसरा अरिथमेटिक, तो पूरी मेंसुरेशन कवर हो जाएगी इससे, ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं। आप चैनल पे आए हैं, देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सीटेट के लिए या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रोवाइड कराएगा आने वाले समय में, तो छोड़िए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, एक आयत में कितनी सममित रेखाएं हैं, एक आयत में कितनी सममित रेखाएं अभी हमने निकाली थी, 4 सममित रेखाएं, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षरों V, X, M, N, T में से किनमें क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं हैं। देखिए, पहले तो V, X, M और N और T में से किनमें क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं देख लेते हैं। देखिए, इसमें सममित रेखा अगर आप निकालेंगे तो एक निकलेगी V में एक ही सममित रेखा होती है, ठीक है। और X में कितनी होती है, एक इस तरफ से X को काट सकते हैं और दूसरा इस तरफ से भी काट सकते हैं, तो 2 सममित रेखाएं होती हैं। M में सममित रेखाएं कितनी होती है, एक सममित रेखा होती है। N में सममित रेखा कोई नहीं होती है, ना तो इसको ऐसे काट सकते हैं ना तो इसको ऐसे काट सकते हैं, यानी 0 सममित रेखा होती है। T में सममित रेखा कितनी होती है, एक सममित रेखा होती है। तो अधिकतम किसमें हो गई, अधिकतम हो गई X में, न्यूनतम हो गई N में। न्यूनतम और अधिकतम यानी N और X
एन और एक्स, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे भी लेटर होते हैं जिसमें दो सिमेट्री लाइन होती हैं। कितनी? दो सिमेट्री लाइन होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया तो ये भी भुजा 40 हो जाएगी, ये भी 40 हो जाएगी और ये भी 40 हो जाएगी। रूप दिया गया समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? 40। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाता तो क्या हो जाता? √3/4 और भुजा स्क्वायर, और ऐसे इसका हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। सभी वर्ग आयत हैं, जितने भी वर्ग हैं वो आयत हैं। बिल्कुल, कोई भी आप वर्ग बना लीजिए तो आप कह सकते हैं कि ये वर्ग है, वो कोई भी वर्ग है वो आयत होता है। क्यों होता है? देखिए, आयत की कंडीशन पहले आप देख लीजिए। आयत की 2-3 कंडीशन होती है, ज्यादा नहीं होती हैं। कि इसका एक तो प्रत्येक अंतःकोण जो इस तरह से होता है वो कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। क्या इसकी एक कंडीशन दूसरी होती है? आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समान होती हैं। ये नहीं कहा जाता चारों भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। दूसरा है, इसके दो जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को अर्ध प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं। बस इतनी इसकी कंडीशन होती है। अब वर्ग में क्या होता है? वर्ग में भी 90-90 होती हैं। चारों कोण कितने होते हैं? 90। वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि इसमें तो चारों बराबर होती है, तो आमने सामने की तो बराबर हो ही जाएंगी। इसके भी जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। बस इसमें एक चीज नहीं होती कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। आयत में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, लेकिन वर्ग की इतनी कंडीशन होती है कि वो एक आयत की कंडीशन को फॉलो करता है। दैट मीन्स एक जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल। एक जो स्क्वायर है वो क्या हो सकता है? रेक्टेंगल हो सकता है। यानी ये ऑप्शन सही है, सभी वर्ग आयत हैं। अच्छा, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं। सभी जो समांतर चतुर्भुज हैं वो वर्ग कैसे हो सकते हैं? भाई समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से बनता है, तो ये वर्ग कैसे हो सकता है? यानी गलत है। सभी आयत वर्ग हैं, ये भी गलत है। सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं। देखिए, समचतुर्भुज ऐसे बनता है, माना कि इसकी सभी जो भुजाएं चारों होती हैं ए मान सकते हैं, बट विकर्णों के बारे में क्या होता है कि इसके विकर्ण भी 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। समचतुर्भुज की बात बता रहे हैं, बट यहाँ पर विकर्णों की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है, जबकि एक वर्ग में विकर्णों की लंबाई कैसी होती है? समान होती है। विकर्णों की लंबाई समान होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है एक समचतुर्भुज के केस में। ये ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अक्षर एच में बने सभी कोणों का योगफल क्या है? देखिए, एक लेटर लेते हैं हम लोग एच, और यहाँ पर कोण क्या बनेंगे? 90, नीचे भी 90, यहाँ भी 90, तो 9 चौक 36 यानी 360 डिग्री होगा जाके। तो एक त्रिभुज के कोणों के योगफल एक त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है? 180। गलत है। एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री, और यही यहाँ पर निकल रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण हैं? देखिए, यहां पर लिखिए अमन को अ म न। इसमें पूछ रहा है कितने न्यून कोण है। तो देखिए, एक तो न्यून कोण ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 3 यहां पर हो गए। एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 3 यहां पर हो गए। एक ये 3 यहाँ पर हो गए, और एक ये बना और एक ये बना, और यहाँ पर कितने हो गए? 2। तो 3 त्रिका 9, 2 11। तो यहाँ पर कितने न्यून कोण हो जाएंगे? 11 न्यून कोण हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लेटर्स में निकाल लेते हैं कि न्यून कोण या समकोण कितने बनते हैं। निम्न में से कौन सी किसी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती? देखिए, त्रिभुज के बारे में 2 कंडीशन आपको हमेशा पता होनी चाहिए भुजाओं से संबंधित। वो पहली कंडीशन ये होती है, कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा।
पहली कंडीशन ये, दो भुजाएं जोड़ो तो वो तीसरे से बड़ी होनी चाहिए, दो जुड़ रही हैं तो तीसरे से तो बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा है दो का अंतर, आप पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, दो का अंतर तीसरे से छोटा होता है, अंतर तीसरे से कैसा होता है, छोटा होता है। भाई अंतर कर रहे हैं दो भुजाओं का, तो वो तीसरी भुजा से तो कम ही होना चाहिए ना, बस यही कंडीशन होती है। तो भुजाएं नहीं हो सकती। देखिए 3 4 5 तो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। 7 7 15 यही नहीं हो सकता। 7 2 14, देखिए दो भुजाएं हमने जोड़ी, 15 से ज्यादा होना चाहिए था। वही कह रहा कि नहीं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, जबकि यहाँ नहीं बड़ा हो रहा, तो ये संभव ही नहीं है त्रिभुज बनना। ऐसा त्रिभुज बन ही नहीं सकता है जहाँ दो भुजाएं 7 लो और एक 15 लो, नहीं बन पाएगा। बाकी सब बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती हैं। अगर दो बिंदु हमने यहाँ पर ले लिए हैं, तो इससे जाने वाली केवल एक रेखा हो सकती है, अनंत रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। यानी ये कथन कैसा है, पहला गलत है। दूसरा, दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है। कोई बिंदु दिया है और इस बिंदु से वो कह रहा है केवल होकर जाने वाली केवल एक रेखा हो सकती है। आप भी जानते हैं किसी भी बिंदु से अनेक रेखाएं यानी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये भी पॉइंट कैसा हो गया, गलत हो गया। 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। देखिए, अगर संरेखीय एक ही रेखा में है तो वास्तव में वो त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। 3 असंरेखीय बिंदु, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये किसी त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट दिया है, 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एक संरेख मतलब एक रेखा में, तो एक रेखा में स्थित 3 बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। दो अधिक कोण ले लीजिए, अधिक कोण क्या ले लीजिए, 100 और 100, अधिक कोण है 90 से ऊपर अधिक कोण होता है, तो ये 200 हो गया। और 200 कोण 180 अंश से बड़ा होता है। जब 180 अंश से ये बड़ा होता है तो दैट मीन्स ये बृहत कोण हो गया। क्या हो गया, बृहत कोण हो गया। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, बृहत कोण कहेंगे जाके, ठीक है। तो यही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो 3 और 4 जहां पर होंगे वही हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 30 क्वेश्चन थे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो ये ज्योमेट्री के जो पूरा पार्ट है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो ज्योमेट्री के जो भी 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं छूटने वाले हैं। 3 4 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से देख लिया। इसी तरह से मेंसुरेशन का, जिसमें क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको करा देंगे प्रीवियस ईयर को के पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो और तीसरा हमने बता ही दिया है। तो चलिए, चैनल पे आए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ताकि हमारी रीच बढ़े और लोगों तक, और हमें उसका मोटिवेशन मिले और अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।